तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार इस चैनल में, आपके ही इस चैनल में आपका ये दोस्त, आपका ये भाई तहे दिल से स्वागत करता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कुछ वर्ड्स हाईलाइटेड हैं, आर्टिफिशियल, नेचुरल, क्लासिफिकेशन सिस्टम्स वगैरह वगैरह। तो जाहिर सी बात है, इस वीडियोज में आपको इतना तो अनुमान लग चुका होगा। इस वीडियो में हम जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम पर जो दो चार जो छोटी मोटी चीजें हो सकती हैं, जो बातें हो सकती हैं, वो करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेट अस आल्सो लुक एट क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म्स टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न्स दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। क्लासिफिकेशन सिस्टम को क्या कैसे पक्षों ने असर किया और कैसे क्लासिफिकेशन सिस्टम इंप्रूव होता चला गया, इस चीज को समझने के लिए हमें एंजियोस्पर्म के क्लासिफिकेशन को समझना होगा। कैसे कैसे एंजियोस्पर्म के स्पर्म को क्लासिफाई किया जाता रहा है। तो पहले लाइन में तो इस चीज को बताया गया सॉरी, द अर्लीस्ट systems of classification used only gross superficial morphological characters such as habit, color, number and shape of leaves etc. तो जो पहले के क्लासिफिकेशन सिस्टम होते थे दोस्तों, उनमें सिर्फ बाहरी जो मॉर्फोलॉजिकल या फिर सुपरफिशियल ग्रोस यानी कि टोटल जो कैरेक्टर्स हैं, सिर्फ उन्हीं को क्या किया जाता था, आधार बनाया जाता था। जैसे कि मिसाल के तौर पे लीव्स का क्या शेप है, लीव्स कितनी संख्या में मौजूद है, लीव का जो है कलर कैसा है, हैबिट कैसा है, ऐसे ही तमाम अंग जो बाहरी तौर पे नजर आते हैं, प्लांट्स में पार्ट्स नजर आते हैं, उनको आधार बनाकर जो है क्लासिफिकेशन किया जाता था। They were based mainly on vegetative characters or on the endoecium structure system given by Linnaeus. अच्छा, ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम थे, ये क्लासिफिकेशन सिस्टम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पर आधारित थे, जैसा कि हमने अभी अभी देखा। अब अगर लीव्स की बात करेगा, स्टेम की बात करेगा, रूट की बात करेगा, तो बाहरी जितने भी कैरेक्टर्स की बात करेगा, तो जाहिर सी बात है बाहरी कैरेक्टर्स की बात करेगा, ऐसी कैरेक्टर्स की बात करेगा, तो वो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं। लेकिन लिनियस ने क्या किया, लिनियस ने जो है एंड्रोसियम स्ट्रक्चर को भी आधार मानना शुरू कर दिया, होने के वो भी एक मॉर्फोलॉजिकल एक्सटर्नली एपेयरिंग कैरेक्टर होता है, लेकिन एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, वो एक रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर होता है वो। तो उसे भी क्या किया उन्होंने, जो है आधार बनाकर क्लासिफाई करना शुरू कर दिया। तो such systems were artificial. They separated the closely related species since they were based on a few characteristics. तो इस तरह से जो बाहरी मॉर्फोलॉजिकल एक्सटर्नली अपेयरिंग जो कैरेक्टर्स हैं, उन्हें आधार बनाकर जो क्लासिफिकेशन किया जाता था प्लांट्स का, ऑर्गेनिजम्स का, उसी क्लासिफिकेशन सिस्टम को ही आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम कहा जाता है। तो यहाँ पर एक खामी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम की बताई जा रही है दोस्तों, वो ये है कि आधार बहुत कम बनाए जाते थे और बाहरी जो स्ट्रक्चर्स होते थे उन्हें जो है आधार बनाकर, उनमें से भी बहुत कम स्ट्रक्चर्स को, बहुत कम कैरेक्टर्स को आधार बनाकर क्लासिफिकेशन किया जाता था। तो कभी कभार ऐसा भी होता था कि जो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं, वो इस खामी की वजह से वो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम उन्हें सेपरेट कर देता था। As also the artificial systems gave equal weightage to vegetative and sexual characteristics. This is not acceptable since we know that often the vegetative characters are more easily affected by environment. और आर्टिफिशियल सिस्टम की एक खामी ये भी थी कि ये चाहे वो वेजिटेटिव कैरेक्टर हो चाहे रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर हो, दोनों को बराबर क्या जो है वैल्यू देता था, बराबर इंपोर्टेंस, अहमियत देता था क्लासिफिकेशन करते वक्त। अब ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, वो उन पर इन्वायरमेंट का बहुत आसानी से असर पड़ जाता है, बहुत आसानी से इन्वायरमेंट उन्हें असर कर देता है, अफेक्ट कर देता है। जैसे मिसाल के तौर पे लीव है, लीव ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, इन्वायरमेंट के असर से वो पीला हो जाता है। वो पीला हो जाता है, उसे धूप ज्यादा मिल गई, वो पीला हो गया। तो ऐसे ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, वो आसानी से उन्हें एनवायरनमेंट अफेक्ट कर देता था, तो वो काफी स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स होते हैं, वो काफी स्टेबल कैरेक्टर्स होते हैं।
वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के तुलना में। लेकिन फिर भी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने गलती यही किया कि इन दोनों कैरेक्टर्स को एक ही तराजू में रखकर बराबर वेटेज दिया क्लासिफिकेशन करते वक्त। तो ये दूसरी खामी थी जो कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने की। एज अगेंस्ट दिस, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स डेवलप्ड which were based on natural affinities among the organisms and consider not only the external features but also internal features। तो इन्हीं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के खामियों को जो है भरने के लिए, पूरा करने के लिए, हटाने के लिए एक नया क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है जिसे नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम कहा जाता है। दरअसल ये क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑर्गेनिजम्स में होने वाले नेचुरल रिलेशनशिप को भी के आधार पर जो है उन्हें क्लासिफाई किया करता था। अब कैसे क्लासिफाई करता था, चलिए देखते हैं। तो ये ना केवल जो है एक्सटर्नल फीचर्स को आधार बनाता था, बल्कि ये जो है इंटरनल फीचर्स को भी आधार बनाकर ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन करता था। जैसे मिसाल के तौर पे अब उस ऑर्गेनिज्म का अल्ट्रा स्ट्रक्चर, उसके यानी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को भी जो है आधार बनाया जाएगा। अब उसके एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर को भी आधार बनाया जाएगा। और उसका एम्ब्रियो कैसा दिखता है, कैसे शेप का है, किस किस स्टेज को पार करते हुए कैसे ग्रो करता है, इन चीजों को भी कंसीडर किया जाएगा। एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, वो ऑर्गेनिज्म जो है, प्लांट जो है, उसमें कैसा केमिकल पाया जा रहा है, क्या उसका फंक्शन है, दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी क्या वही केमिकल पाया जा रहा है, क्या वही फंक्शन प्ले कर रहा है। तो इन चीजों को भी आधार बनाकर जो है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन करने लगा। Such a classification for flowering plants was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker। सॉरी। तो ऐसा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए लाया गया था और इसे जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया था। तो आपने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात समझी, जिसमें आपने क्या पाया कि वो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को आधार बनाता था कुछ ही, और इसकी वजह से कई बार जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज थे वो क्या हो जाते थे, उन्हें सेपरेट कर देता था, एक कैटेगरी में नहीं रखता था। उसके अलावा जो क्या कहते हैं, जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ जो क्लासिफिकेशन था उसमें दूसरी खामी, जैसे कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है, ये भी थी कि वो रिप्रोडक्टिव यानी कि ज्यादा स्टेबल और कम स्टेबल स्ट्रक्चर्स दोनों को बराबर वेटेज देता था। ये भी उसकी दूसरी खामी थी। इन्हीं खामियों को भरने के लिए, पूरा करने के लिए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लाया गया, जिसमें जो है ना केवल एक्सटर्नल फीचर्स बल्कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स को भी कंसिडर करा जाने लगा। और इसे जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया था, जिसे फ्लोरिंग प्लांट्स पर अप्लाई किया जाने लगा, एंजियोस्पर्म्स पर अप्लाई किया जाने लगा। लेकिन फिलहाल एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स आर एक्सेप्टेबल। लेकिन फिलहाल दोस्तों, आज के समय में दोस्तों, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम कैसा क्लासिफिकेशन सिस्टम है? इसके अनुसार जो है उस ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी कंसीडर किया जाता है, आधार बनाया जाता है। यानी कि दो ऑर्गेनिजम्स हैं तो क्या उनका एंसेस्टर सेम था, इस चीज पे भी ध्यान दिया जाता है, इस चीज पे भी फोकस किया जाता है। दिस assumes that organisms belonging to the same taxa have a common ancestor। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अनुसार अगर दो ऑर्गेनिजम्स के कॉमन एंसेस्टर थे तभी उन्हें सेम टेक्सा में, सेम कैटेगरी में रखा जाएगा। तो ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम का कहना है, ये उसका कंसेप्ट है। We now use information from many other sources to help resolve difficulties in classification. These become more important when there is no supporting fossil evidence। अच्छा, इसने एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर के आधार पे क्लासिफिकेशन करना तो शुरू कर दिया, लेकिन अगर सोचिए कि अगर फॉसिल्स ना मिले तो क्या ये क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन कर पाएगा? जाहिर सी बात है, बहुत मुश्किल हो जाएगी इसके लिए इस चीज को क्लासिफाई कर पाना, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर पाना। तो आज के दौर में ना केवल जो है जो प्रिमिटिव चीजें हैं उसे इस्तेमाल किया जाता है, अन्य भी तमाम किस्म के सोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता रहा है जो है डिफिकल्टीज को
क्लासिफिकेशन सिस्टम में नजर आने वाले डिफिकल्टीज को हटाने के लिए। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिया गया है, जैसे कि न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटो टेक्सोनॉमी, केमो टेक्सोनॉमी, इन्हीं जो सोर्सेज हैं उन्हीं सोर्सेज का जो है एग्जांपल्स है। जैसे कि न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या होता है दोस्तों, ये वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि कंप्यूटर्स की सहायता से जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके आधार पे जो है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलरिटीज है नहीं है कराता है, यानी कि तय करने में मदद करता है। तो नंबर और कोड्स प्रत्येक कैरेक्टर्स को दिए जाते हैं, उन्हें प्रोसेस किया जाता है। इसमें प्रत्येक जो कैरेक्टर होते हैं उन्हें जो है इक्वल वेटेज दिया जाता है, और सबसे अहम बात यह है कि इसमें ज्यादा कैरेक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। ऐसे ही साइटोटेक्सोनॉमी की अगर बात की जाए तो इसमें साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जैसे कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी है सेल में, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है सेल में, बिहेवियर कैसा है क्रोमोसोम का उन दोनों ऑर्गेनिजम्स में, सेल उनके सेल के क्रोमोसोम्स का, तो इन चीजों को भी कंसीडर किया जाता है साइटोटेक्सोनॉमी में। केमोटेक्सोनॉमी की अगर बात की जाए तो जो वो ऑर्गेनिजम्स हैं उन ऑर्गेनिजम्स में क्या कैसे जो है केमिकल्स पाए जा रहे हैं, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं, इन चीजों को भी आधार बनाकर जो है उनके बीच में रिलेशनशिप है नहीं है, और उन्हें एक कैटेगरी में रखा जाए ना रखा जाए, इन चीजों को तय करने में मदद मिल रही है। तो इस तरह से साइंस के तमाम ब्रांचेस को भी एक सोर्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता रहा है क्लासिफिकेशन के लिए, और ये जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम की डिफिकल्टीज को काफी आसान कर दिए हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको जितनी भी चीजें समझाने की कोशिश की है, एटलीस्ट 80% चीजें आपको समझ में जरूर आया होगा। पर फिर भी कोई जो है चूक रह जाती है, कोई कमी रह जाती है मुझसे या फिर आपसे समझने में, तो जरूर आप उसे कमेंट कर कर पूछें या फिर राय दें, कमेंट कर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। हमारा हौसला और बढ़ाने के लिए हमारे इस वीडियो को भी लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे शेयर कर दें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।